चलो, एक वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर वन लाइनर देखे थे, 50 पॉइंट देखे और कोशिश किए कि 50 पॉइंट के पीछे 50 रूल हम याद कर ले, 50 नियम याद कर लें। तो आज और बचे 50, उसी के आगे का ही पॉइंट है, समझ लो, है ना। एक लेक्चर में करा चुका हूँ, उसके आगे का ही पॉइंट है। तो यहाँ एकदम एक एक एग्जाम्पल के पीछे एक एक नियम एकदम इजीली समझ आ जाएगा आपको, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। माई सेल्फ इज योगेंद्र। देखो ये कितने बार लोग गलती करते हैं, जैसे पूछता है इंटरव्यू में भी आप जाएंगे या कोई आपका नाम पूछ रहा है अंग्रेजी में, तो माई सेल्फ योगेंद्र, हेलो माई सेल्फ नहीं बोलते, ये गलत तरीका है बोलने का, ठीक है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो माई सेल्फ इज योगेंद्र या माई सेल्फ योगेंद्र नहीं, आई एम योगेंद्र, ठीक है, आई एम योगेंद्र। तो माई सेल्फ ये गलत है, आई एम योगेंद्र। तो माई सेल्फ सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आता है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। एवरी वन शुड डू देयर ड्यूटी। मैंने आपको कल क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, और नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे तो याद रख लेना, ईच, एवरी, एवरी वन, नीदर नॉर, नीदर नॉर, इधर और, ये सब सिंगुलर काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? सिंगुलर काउंट करते हैं। तो एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी नहीं, हिज ड्यूटी, ठीक है, हिज ड्यूटी। समझ आ रही बात? दे शुड डू देयर ड्यूटी बोलता तो चलता, तो क्यों दे बहुवचन मान लेते हैं, ठीक है, प्लूरल मान लेते हैं। लेकिन एवरीवन, ईच को क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं ना। जैसे ईच स्टूडेंट हैज ब्रॉड देयर कॉपी की हैव ब्रॉड, तो ईच स्टूडेंट हैज ब्रॉड ना कि हैव ब्रॉड, क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। हैव या हैज ब्रॉड देयर कॉपी की हिज कॉपी, हिज की देयर, देयर नहीं होगा, हिज कॉपी, ठीक है। तो इसको सिंगुलर मानते हैं तो ये देयर नहीं लगेगा, हिज लगेगा। ही एंड मी आर फ्रेंड्स, ही एंड मी आर फ्रेंड्स। सब आप हिंदी में ही इसको देखना चाहो, मैं बोल रहा हूं, आप ये सोचना छोड़ दो कि हिंदी मीडियम को, अरे छोड़ो, हिंदी में इसको समझो। ही एंड मी आर फ्रेंड, इतना तो समझ आ रहा है कि बोल रहा है कि वो और मैं फ्रेंड है, वो और मैं क्या है? फ्रेंड है। तो वो और मैं फ्रेंड है ना, वो और मुझे फ्रेंड, ऐसा थोड़ी बोलोगे आप। वो मतलब ही, मैं मतलब आई। तो ही एंड मी नहीं, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मी मतलब तो मुझे हो गया, जैसे मैं बोलो गिव इट टू मी, ये मुझे दो, गिव इट टू मी। तो ही एंड मी आर फ्रेंड्स नहीं, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, बिटवीन यू एंड आई। अब यहां पर बताओ, आप ही पढ़ो, बिटवीन तो समझ आए, तुम्हारे और मेरे बीच। मैं बोल रहा हूं ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। हिंदी में ही मैं ऐसे बोलूंगा क्या, ये बात तुम्हारे और मैं के बीच रहना चाहिए, ऐसे बोलूंगा? नहीं, मेरे बीच रहना चाहिए ना। तो यू एंड आई नहीं, यहाँ पे आई की जगह क्या आएगा? मी, बिटवीन यू एंड मी। तो थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ना, सेंटेंस पढ़ना। बोले सर यू, तुम के लिए भी यू होता है और तुम्हारे के लिए भी यू, मतलब खैर तुम्हें के लिए भी यू यूज होता है, ठीक है। यू मतलब तुम के लिए भी और तुम्हें के लिए भी, ठीक है। और मैं के लिए आई, लेकिन मेरे के लिए मी, तो बिटवीन यू एंड मी, ठीक, समझिए बात। दिस पेन इज योर्स, तो देखो ऐसा एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन और में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। बोले सर ये एपोस्ट्रोफी क्या है? ये ऊपर जो कॉमा टाइप का लग रहा है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। बोले ये पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? तो जैसे मैं का मेरा हो गया, यू का यू आर, तुम का तुम्हारा हो गया, वो का उनका हो गया, ठीक है, इसको पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक। तो दिस पेन इज योर्स, तो उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, खाली एस लगेगा, दिस पेन इज योर्स। ही हर्ट हिमसेल्फ, ये सही है। ये देखो जैसे मैंने कुछ चीज में ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है हिंदी में? आपको हिंदी शब्द याद नहीं रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही समझ लो। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद रिफ्लेक्ट होकर आना, मतलब ऐसा एक्शन जिसका प्रभाव खुद पर पड़े। तो अंग्रेजी में ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं जिन पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानने का तरीका है सेल्फ यूज होता है, सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, ऐसा। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, एब्सेंट। एब्सेंट एक ऐसा शब्द है, जैसे मैं बोलूं कि मैंने छुट्टी मार दी, मैं गोल मार दिया, आई एब्सेंट नहीं होगा, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, मैंने कल छुट्टी मार दिया, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ यस्टरडे। बोलते इंजॉय, इंजॉय एक सवेल है, इंजॉय योर सेल्फ। कभी आप देखना कोई टीवी सीरियल या मूवीज देखे होंगे, हॉलीवुड या बॉलीवुड, कोई भी मूवी है, तो ऐसे बढ़िया पार्टी वगैरह में है, दो लोग मिले और जाते जाते चलो ठीक है मैं काम है बुला रहे हैं, इंजॉय यूर सेल्फ, इंजॉय, यू इंजॉय नहीं बोलते, इंजॉय यूर सेल्फ। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे एब्सेंट हो गया, जैसे अवेल हो गया, ये सब में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो यहाँ पे ही हर्ट हिमसेल्फ, हर्ट के बाद हिमसेल्फ। एदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन इट, फिर मैं बोलूंगा ईच, एदर, एवरीवन, ये सब में इसको क्या मानते हैं हम?
इसको सिंगुलर मानते हैं। ये बताओ, ये बॉयज के कारण हैव डन इट ही नहीं। अगर खाली मैं ये वाला सेंटेंस दो, इसको दो हिस्से में बांटते हैं, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं ये लिख रहा हूं बॉयज। किसने किया? अरे लड़कों ने किया, खेल रहे थे उन्होंने किया। बॉयज हैव डन इट, ये बोलता चल जाता। क्यों? ये बॉयज है और बॉयज के साथ प्लूरल वर्ब लग रहा है, ओके। लेकिन ईच एदर लग दिया ना, तो उसलिए मैं क्या है हैज। और इसका और लॉजिक भी बता देता हूं, ईच और अदर के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगता है, तो हैव ना होकर क्या होगा? हैज होगा। एक और लॉजिक बता रहा हूं, ईच ऑफ द टू बॉयज, पूरा सेंटेंस पढ़ो, किसने किया? सभी बॉयज ने नहीं किया है। एदर ऑफ द टू बॉयज, एदर मतलब या तो ये किया होगा या तो किया किया, मतलब कोई एक ने किया, मतलब सिंगुलर ने किया है, इसलिए हैज लग रहा है। ये जो अंग्रेजी देख रहे हो, थोड़ा बहुत पल्ले पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं बताओ, ये जानना चाह रहा हूं मैं। अब एकदम से जो भाई इंग्लिश में कभी पढ़ा नहीं है, कुछ देखा नहीं है, तो हो सकता है हिंदी में, हिंदी वाले कंफर्टेबल ना होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एकदम भी कठिन लग रहा है क्या कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा? बोले सर आप बस बोल रहे हो, आपको बस देख रहे हैं, बोले कुछ समझ तो आ नहीं रहा, ऐसा कोई है क्या? यस सर, समझ आ रहा, ठीक है। आ रहा ना पूरा? चलो ठीक। नहीं सर, मैं इंग्लिश में भी हूँ, ओके ओके। वही मैं बोला, देखो जो समझ नहीं आया ना, तो बार बार देखना, उसको साले को रट लेना। ईच एवरी क्या है? सिंगुलर है। अरे यार उसके साथ हैव नहीं लगता, है लगता है। अरे वो 3 4 बार 5 बार देखोगे तो हैज हैव क्या है, वो सिंगुलर प्लूरल क्या है वो पता नहीं। ईच एदर दिखता है ना, वहाँ हैज लगता है, ऐसे ही याद रह जाता है। हम तो खुद, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में जितने भी एग्जाम हुए 10/10, 9/10, ऐसी मार्क्स मिले। बहुत कम एक आध एग्जाम हुआ होगा जिसमें 7 8 मिल गए होंगे, अभी गलत हो गया होगा, कभी वो क्या बोल दिया, वो नहीं बना, ऐसे। लेकिन मैं ग्रामर कब पढ़ा हूँ एक्चुअली बता रहा हूँ, ग्रामर तब पढ़ा हूँ जब मैं ऑफलाइन क्लास देना चालू किया। अब क्योंकि यहाँ पूछते थे सर ये क्यों ऐसा हुआ, अब वो समझ नहीं आया, उसको कैसे बताऊं कि भाई ईच एवरी के साथ इज लगेगा, हैज लगेगा। अब हम बस लगता है ये मालूम है, क्यों लगता ही नहीं मालूम। तब मैं ग्रामर पढ़ना चालू किया हूँ, ठीक है। उससे पहले ग्रामर पढ़े नहीं थे, उससे पहले सिर्फ पढ़ पढ़ के किताबों में देख के, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो देख देख के वो समझ आ गया कि भैया ऐसा होता है। तो बार बार देखोगे ना तो याद हो जाता है, ठीक है। नन ऑफ देम आर हियर, नन ऑफ देम इज हियर, उनमें से कोई भी है। नन क्या है? सिंगुलर और प्लूरल है बाई सेंस। बाई सेंस मतलब इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो, नन ऑफ देम आर हियर नहीं, इज हियर, मतलब उनमें से कोई एक भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे एक ऑप्शन होता है, नन ऑफ देम नोटा, नन ऑफ देम अबो, ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, पहले दूसरे तीसरे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चौथा लेते हो आप, नोटा, नन ऑफ द अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, तो एक प्रकार से क्या है, एक सिंगुलर का भाव आ रहा है, ना ये ना ये ना ये, कोई भी आंसर नहीं, ठीक। तो नन ऑफ देम इज हियर, दिस काइंड ऑफ बुक्स आर रेयर। अब फिर आप बोलोगे सर ये देखो, अगर मैं खाली बोलूं ना बुक्स आर रेयर, ये चल जाएगा। बुक्स आर रेयर बोलूंगा तो ये सही है, क्यों? ये प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, और ये उसके साथ प्लूरल वर्ब लग गया। लेकिन ये जो बुक्स की बात नहीं कर रहा, ये जो रेयर, रेयर मतलब होता है थोड़ा कम अवेलेबल रहना, जो बहुत मुश्किल से मिले। ये बुक की बात नहीं कर रहा है, ये बुक के टाइप की बात कर रहा है। मतलब ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक एक है, दिस काइंड ऑफ बुक, ये काइंड है, ये बुक के प्रकार हैं। इस टाइप की किताब आसानी से नहीं मिलते, तो दिस नहीं, ये पूरा एक यूनिट के रूप में बोल दिया। इस टाइप की किताब, ये जो किताब है ना, इसका एक प्रकार, ये प्रकार सिंगुलर है। दिस तो दिस नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ बुक्स, दिस काइंड, ये काइंड एक सिंगुलर किसका? ये बुक्स का। आर नहीं, इज रेयर, ठीक है। तो ये तो सिंगुलर एक वचन टाइप का हो गया, इज रेयर। इज बॉय एंड इज गर्ल वर डांसिंग नहीं, वॉज डांसिंग, सिंगुलर नाउन। ईच एवरी दिख गया, भैया क्या मानना है? सिंगुलर मानना है, वॉज रहेगा ना कि वर, ठीक है। तो देखो यही कितने बार, 3 4 5 बार रिपीट हो गया। अब किसी को समझ आए मत आए, वो 8 10 की एग्जाम्पल देखने के बाद उसको समझ आ जाएगा, याद रह जाएगा आंसर क्या है। अब जैसे स्पेलिंग पूछा जाता है, स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑकरेंस कैसे लिखेंगे? ऑकरेंस अब एग्जैक्ट हमको भी लिखने बोले तो नहीं बनेगा, तो उसको एलिमिनेट करते हैं। अरे यार ये जम रहा है, ये नहीं जम रहा है, ओ के बाद तो डबल सी आता है, इतना ध्यान है, ओ के बाद सिंगल सी नहीं आता है, लास्ट में ई आता है, ए नहीं आता, इस टाइप का देखा देखा लग रहा है, जम जम रहा है नहीं जम रहा है, इस टाइप का भी सॉल्व करते हैं। तो समझने की आवश्यकता नहीं, बस देखते जाओ, याद करते जाओ। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, देखो ये एकदम सही है। हम अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं कर पाओगे।
सही नहीं कर पाओगे। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है भैया, गरीब है लेकिन ईमानदार है। एक कमर एजाज साहब की शायरी है, वो मुझे याद आ गई। हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, और लोग पूछते हैं क्या क्या नहीं किया। सारी उम्र गुजार दी फकीरी में, मगर कभी भी जमीर का सौदा नहीं किया। मतलब ये पूरा जीवन भर गरीब रह गए लेकिन कभी भी जमीर को नहीं बेचे, कभी भी बेईमानी नहीं किए। तो बस वही है, वो भले गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो जब भी दो कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी रहती है ना, उसके लिए बट यूज करते हैं। ठीक है, बट कॉन्ट्रास्ट टू क्वालिटी, इसमें कोई गलती नहीं है, सही है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, सही है। ठीक है, ऑल्दो ही इज रिच, ऑल्दो के साथ ये कंजक्शन का पार्ट है, कंजक्शन करके एक टॉपिक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कंजक्शन क्या है मत जानो, कंजक्शन क्या है मत जानो, बस मैं याद कर लो बोल रहा हूं। ऑल्दो के साथ येट लगता है, बस याद रख लेना। आइट करके याद कर लेना, आइट, इसको मैं शुरू में ऐसे ही पढ़ा, ऐसे याद किया, आइट ऑल्दो। जैसे अब इसको हिंदी में बोल के देखोगे तो कैसे लगेगा, मैं भले ही कॉमर्स का स्टूडेंट हूं लेकिन मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेता हूं। भले ही ऑल्दो मैं मैथ्स कॉमर्स का स्टूडेंट हूं लेकिन मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेता हूं, लेकिन हिंदी में आ गया लेकिन, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ऑल्दो के बाद बट लग जाएगा। बिल्कुल सही है, नहीं लगता है। ऑल्दो के साथ हमेशा क्या लगता है, येट लगता है। ऑल्दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड, येट आई स्कोर गुड इन मैथ्स, बट नहीं, येट आई स्कोर गुड इन मैथ्स। अब बोले सर येट नहीं लगाना, येट नहीं लगाना तो कॉमा लगा सकते हो, है ना, या तो कॉमा रहेगा या येट रहेगा। ऑल्दो इज रिच बट इज अनहैप्पी, नहीं, येट ही इज अनहैप्पी। या येट नहीं लगाना तो कॉमा लगा दो, कॉमा एक ब्रेक का काम करता है। ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, तो मैं जो बीच में पॉज ले रहा हूं ना, वो कॉमा का रहता है। भले वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। ठीक है, भले वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है, दुखी है। इससे भी एक शेर याद आ गया, खुश नहीं से। उससे बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, उससे बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है लेकिन लगेगा नहीं। मैं उससे बिछड़ कर दुख हूं, ये देख कर लगेगा नहीं, लेकिन वो खुश है, लगेगा। बोले सर ये क्या है, यही है। ठीक है, यही शायरी। ऑल्दो इज रिच बट इज अनहैप्पी, ऑल्दो के साथ हमेशा ये क्या आता है, येट आता है। हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन इट रेन्ड, हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन इट रेन्ड। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ते ही आप शुरू में बोलेगा कि सर हार्डली हैड, इतना अंग्रेजी तो पढ़े हैं कि हैड इधर नहीं आएगा, हार्डली हैड ही पहले आते हुए देखें सर, ही हैड हार्डली, ऐसा टाइप का कुछ होना चाहिए। लेकिन याद रखना कुछ ऐसे पॉइंट है, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ अगर इंग्लिश ग्रामर वाला टॉपिक मेरा रहा होगा। लेकिन समझना कुछ एक सेंटेंस है जैसे हार्डली, स्कैर्सली, जो इसके साथ शुरुआत होते हैं, स्कार्सली, इसके साथ पैटर्न ऐसे ही बनता है, हार्डली हैड, सिंसियरली हैड, तो ये पहले आता है, इसके बाद हैड आएगा। तो हार्डली, स्कार्सली, ये सब के बाद हैड ही मिलेगा। हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन इट रेन्ड, मतलब मैं जैसे ही पहुंचा बरसात होने लग गया। ठीक है, अरे मैं जैसे ही पहुंचा प्लेटफॉर्म पे ट्रेन छूट गया। हमारी स्टाफ वो बिलासपुर वाले ट्रेन में शायद वो आने वाली थी, प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और छूट गया। बताओ, अभी जो कल एक्सीडेंट हुआ, बड़ी दुखद घटना है। ठीक है, और उसमें एक प्रिया चंद्रा करके लड़की है, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दिल, मतलब वहाँ बिलासपुर में मेरे साथ पढ़ी हुई है। अब वही प्रिया चंद्रा है कि कौन चंद्रा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब 7-8 साल हो गए 2017-18 के बाद, तो पता नहीं, बट उसकी मृत्यु हुई। और लगेगा समझ है पर आएगा नहीं। आपकी शायरी समझ नहीं आया, दरअसल मैं भूल गया, लास्ट के 2 लाइन भूल गया, इसलिए कुछ ही बोल दिया। ठीक है, ऐसी एक गांव में हमारा दिवाली होता है, तो दिवाली में लक्ष्मी पूजा, और वहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाती है, जैसे यहाँ यहाँ नहीं, शहरों में नहीं होता है। तो एक बार मैं शायरी बोलने गया, ठीक है, प्रस्तुति देने गया, छोटे की बात है, 4 लाइन का शायरी था, ऊपर शुरू का 2 याद है लेकिन आखिरी का 2 नहीं याद आया है। तो
दो शायरी को मिक्स करके कुछ भी बोल दिया, लेकिन उसमें भी मुझे पुरस्कार मिल गया। जितने पीने वाले थे, क्या बोला, क्या बोले भाई, छोटू क्या बोले, योगेन छोटू नाम से प्यार से बुलाते गाँव वगैरह में, तो पुरस्कार दे दे रहे आर्थिक राशि, तो इसलिए समझ नहीं आया आपको शायरी। चलो फिलहाल हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन इट रेन्ड, तो हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है, ये बात याद रखना। हार्डली के बाद क्या लगेगा, व्हेन लगेगा। हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन इट रेन्ड, जैसे ही वो पहुंचा बारिश होने लग गई। जैसे ही मैं गया वो जैसे ही मैं आया वो चले गया। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा रहे वैसे ही ट्रेन छूट गया। तो ये जैसे ही वैसे ही वाले के लिए ना हार्डली व्हेन यूज करते हैं, ठीक है। नो सुनर ही, तो हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर, ये सब के बाद ये सब्जेक्ट आता है। नो सुनर ही नहीं, नो सुनर डिड ही या हैड ही, नो सुनर डिड ही कम देन इट स्टार्ट रेनिंग। तो हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ना कि देन। और नो सुनर के साथ देन आता है, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है और नो सुनर के साथ देन आता है। बोथ रमेश एज वेल एज, देखो बोथ का मतलब भी दोनों होता है, एज वेल एज का मतलब भी दोनों होता है। सचिन एज वेल एज सहवाग आर ऑन द क्रीज, मतलब दोनों क्रीज पे है, सचिन और सहवाग दोनों क्रीज पे है, ठीक। तो एज वेल एज का मतलब भी दोनों है, एज वेल एज का मतलब भी दोनों है, बोथ का मतलब भी दोनों। या तो मैं बोलूंगा बोथ सहवाग एंड सचिन आर ऑन द क्रीज, या सचिन एंड सहवाग आर ऑन द क्रीज, लेकिन बोथ सचिन एज वेल एज सहवाग ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। तो अगर बोथ यूज कर रहा हूं तो यहां पे बोथ रमेश एंड सुरेश केम ऐसे बोल दो चलेगा, या फिर बोथ हटा दो, रमेश एज वेल एज सुरेश केम। बोले इसमें क्या समझने की जरूरत है, बस देखते चलो, याद करते चलो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ो, ऑटोमेटिक याद होते चलेगा। ही नॉट ओनली डांस्ड बट ऑल्सो सेंग, तो देखो ये कंजक्शन का पार्ट है। नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगता है, बट ऑल्सो लगता है। नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगता है, बट ऑल्सो लगता है, ठीक है, सही है। ही नॉट ओनली डैश्ड बट ऑल्सो सेंग, ठीक। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगता है, ऑल्दो के साथ हमेशा येट लगता है, हार्डली के साथ व्हेन लगता है, स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है। ये सब कंजक्शन टाइप का काम करते हैं। नो सुनर के साथ देन लगता है, देन THAN वाला देन, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, ये तो पहला दृष्टि पे हो गया, सबको मालूम होता है, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे लोग को भी मालूम होता है, लेकिन आगे वाला नियम बता रहा हूं। ही नॉट ओनली डांस्ड बट ऑल्सो सेंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये देखे एकदम सही है, लेकिन एक और चीज चेक करना है, बट ऑल्सो के बाद जिस प्रकार का सेंटेंस रहेगा वैसे ही नॉट ओनली के पास भी रहना चाहिए। जैसे बट ऑल्सो के बाद गाना गाया, नॉट ओनली के बाद डांस किया, चल जाएगा। बोले सर लेकिन क्या बोलना चाह रहे थे वो मैं नहीं समझ पाया, अभी यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर देखो, अच्छा इधर के साथ और लगता है, जैसे नेदर के साथ नॉर लगता है, इधर के साथ और लगता है, ये भी सब कंजक्शन के पार्ट है। निदर के साथ नॉर लगता है, नेदर नॉर, ये जानबूझ के थोड़ा ऐसे तकलीफ देने वाले अक्षर बनाता हूं मैं, यानी तो समझ जाना, जो मैं बोलता हूं उस पर ध्यान दिया करो, नेदर नॉर एदर और, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेदर के साथ नॉर लगेगा, इधर के साथ और लगेगा, ही विल एदर गो टू दिल्ली और मुंबई, एक झलक में लगेगा, एकदम सही है। एदर के साथ और लगा तो ऐसा और कहाँ गलती है, बस देखना है। और के बाद किस टाइप का वर्ड है, मुंबई, तो मुंबई एक शहर टाइप का हो गया। तो इधर के बाद भी क्या लगना चाहिए था, दिल्ली, लेकिन यहाँ तो गो टू आ गया, तो इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सही क्या होगा, ही विल, ये गो टू को मैं पहले ला लेता हूँ, ही विल गो एदर टू दिल्ली और टू मुंबई। अच्छा यहाँ पे टू आ जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली और टू मुंबई, है ना। तो ही विल गो एदर टू दिल्ली और टू मुंबई, या फिर ही विल गो टू एदर दिल्ली और मुंबई, ये सही होता है, ठीक है। ही इज टॉलर एज हिज ब्रदर, टॉलर ये कंपेयर करने के लिए ना देन लगता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, हायर देन, लोअर देन, ठीक है, स्मार्टर देन, बस वैसे ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, देन हिज ब्रदर, हिज टॉलर देन हिज ब्रदर। एज सुन एज ही विल कम वी शैल लिव, देखो ये बहुत ही प्यारा नियम है, ये बहुत ही प्यारा नियम है, लेकिन जो बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना। एक गाना है, गाने के माध्यम से समझाता हूं आपको। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये गाना है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बोले ठीक है, ये दोनों घटनाएं भविष्य में होने वाली है, दोनों घटनाएं क्या होनी, भविष्य में वाली है।
क्यों? अगर तुम मिल जाओ, अभी मिले तो नहीं हो, अगर तुम मिल जाओगी मुझे तो मैं जमाना छोड़ दूंगा। बोले ओके। दोनों घटनाएं क्या होने वाली? भविष्य में होने वाली हैं। अब इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जाऊं, अगर तुम मिल जाओ, इफ मतलब मुझे मिल जाओ, इफ आई विल गेट यू, तो क्या मैं जमाना छोड़ दूंगा? आई विल लीव द वर्ल्ड। आई विल लीव द वर्ल्ड। इफ आई विल गेट यू, आई विल लीव द वर्ल्ड। अब आपको लगेगा एकदम प्यारा सेंटेंस लिया सर, क्या बोल दिया, मस्त डायलॉग। नहीं, गलत है। इफ आई विल गेट यू, आई विल लीव द वर्ल्ड, हिंदी में तो यही अर्थ निकला, अगर तुम मिल जाओ, मतलब अगर तुम मुझे मिल जाओ मैं जमाना छोड़ दूंगा। ये दोनों घटनाएं भविष्य में हो रही है, लेकिन जब दो घटनाएं दोनों भविष्य में हो तो किसी एक घटना को हमको प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ता है। बोले सर किसको? तो दोनों भविष्य में होने वाली घटना में जो सबसे पहले हो जाए, तो पहले क्या होगा? तुम मिल जाओगी तो मैं जमाना छोड़ दूंगा भाई, तुम मिल जाओगे तो मैं दूसरे को छोड़ूंगा भाई, दूसरे को भी छोड़ दिए, ये भी नहीं मिला, दिक्कत है। इसलिए तो इसमें से दोनों पहले घटना कौन से ले? तुम मिल जाओ। तो इफ आई विल गेट यू नहीं, इफ आई गेट यू, इफ आई गेट यू आई विल लीव द वर्ल्ड। तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो इसको ऐसा नहीं होगा कि इफ यू विल कम आई विल गो, नहीं, इफ यू कम आई विल गो, बस वैसे ही। एज सुन एज ही विल कम वी शैल लिव, जैसे ही वो आ जाएगा, जैसे ही को बोलते हैं एज सुन एज, जैसे बोलते हैं ना जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वो आएगा, एज सुन एज ही विल कम, हम चले जाएंगे, वी शैल लिव। लेकिन जैसे ही वो आएगा वैसे ही हम जाएंगे। तो इस दोनों में से कौन सी घटना पहले होगी? तो जो घटना पहले होगी ना उसको प्रेजेंट में रखना, जो बाद में होगा वो फ्यूचर में रखेंगे। भले दोनों फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी जो पहले होगा तो वो पहले आएगा, तब जाके हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो एज सुन एज ही विल कम नहीं, एज सुन एज ही कम्स। बोले सर ऐसा कैसे लग गया? ही के साथ कम्स लगता है ना, ही कम्स, ही गोज, ही डज, वी शैल लिव। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अरे बोथ का मतलब ये भी, वो इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, दोनों है। तो जब मैं बोथ लगा दूं तो एंड ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग, तो ऑल्सो नहीं, बोथ बोल दिया मतलब ये भी है ये भी है, दोनों है, तो ऑल्सो जबरदस्ती नहीं लगाना है। ठीक है? बोले सर नहीं ऑल्सो लगा के बताऊंगा, तो कैसे करोगे? ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग ऑल्सो, ही इज इंटेलिजेंट भी है एंड हार्ड वर्किंग ऑल्सो, तब चलेगा। लेकिन बोथ लगा दिया तो ये ऑल्सो जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो 71 वाला जो बात है ना, अरे भाई बहुत लोग गलती करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और ये हर कोई गलती करता है। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, बोला सर ये तो सही है, बहुत लोग यूज करते हैं, नहीं गलत तरीके से यूज करते हैं इसको। ही इज माई कजिन ब्रदर, तो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर गलत है। तो बोले काहे, इसका कोई मतलब बताया क्या? जी राकेश जी, जो आप बात बोल रहे हो ना नेगेटिव पॉजिटिव वाला, वो एक बहुत ही प्यारा कैलकुलेशन है। जो प्रोबेबिलिटी समझ जाता है ना, वो उस नेगेटिव मार्किंग के खेल को समझ जाता है। और बहुत सारे टॉपर्स जो मैथ्स में अच्छा पकड़ बनता है रखते हैं, जिनको ये कंसेप्ट समझ आता है, तो मैं उनसे भी बात कर चुका हूँ, मैं भी यही फॉलो करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है? लेकिन मैं अगर स्टूडेंट को बता दूं ना, मैं बोलूं कि ऐसा करना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? अरे सर ज़्यादा अटेम्प्ट किए इसलिए नेगेटिव हो गया, माइनस मार्किंग। अगर ये गलती नहीं किए रहते तो ज़्यादा मार्क्स आता। ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते, इसलिए अब मैं उस पर सलाह नहीं देता। ठीक है? ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, कोई टॉपर बिना वैसे अटेम्प्ट किए नहीं निकलता है, तो वो थोड़ा तुक्का मार सकते हो, रिस्क ले सकते हो। स्टूडेंट क्या बोलेगा? 100 मारने बोल दूंगा, 80 उसका सही हो जाएगा, 20 गलत हो जाएगा, और 20 गलत होने का 1/4 5 मार्क्स कट गया, तो उसका 80 माइनस 5 कितना आएगा? 75। अब मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगाएगा वो? बोले सर आप बोले 100 मार देना, अगर नहीं मारे रहता है 20 क्वेश्चन गलत हो गया, इसकी वजह से मेरा 5 मार्क्स कट गया, 80 माइनस 5 कितना हो गया? 75। अगर नहीं मारे रहता तो बढ़िया 80 आता सर, आपकी वजह से 75 हो गया। अबे ये 20 गलत करने के चक्कर में कितना सही किया होगा उसको नहीं देखते, मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते, बोले सर आप तुक्का मान ले। अगर मालूम ही होता कि ये 20 गलत है तो गलत काहे करते? लेकिन ये कुछ ही लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते, इसलिए मैं इस पर चर्चा ही नहीं करता। कजिन यूज फॉर बोथ जेंडर। अब चलो ठीक है, अब मैं समझाता हूं कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर सही भी है गलत भी है। बोले सर कैसे? कजिन का मतलब ही होता है जो भैया हमारे भाई या बहन हो गए,
लेकिन जहां पे जेंडर क्लियर ना हो, जहां पे जेंडर क्लियर ना हो वहां पे ब्रदर और सिस्टर का मतलब मुझे बताना होता है। बोले सर नहीं समझ आया, ये बताओ। ही मैं बोल दिया तो ही लड़के के लिए यूज करते, लड़की के लिए यूज करते। बोले सर लड़के के लिए, तो भैया ये लड़का जेंडर मालूम चल गया ना, तो ही इज माई कजिन, बस इतना बोल दोगे चल जाएगा। ही इज माई कजिन, कजिन, ही इज माई कजिन, तो ही से ही मालूम चल गया कि वो ब्रदर है, तो ही इज माई कजिन, सही, ही इज माई कजिन, ये सही है। अगर ही के जगह कुछ और नाम लेता ना, जैसे मैं कोई ऐसा नाम ले रहा हूं जो भाई मोनू, मोनू इज माई कजिन, अब ये भैया मोनू इज माई कजिन, तो मोनू बोल के बताओ लड़की है लड़का है। बोले सर मोनू मेरा भी नाम है। बोले मैं लड़के का नाम भी मोनू बता सकता हूँ, लड़की का नाम भी मोनू बता सकता हूँ, इससे जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है मोनू से, तो मोनू इज माई कजिन ब्रदर या सिस्टर यहां पे बताना पड़ेगा। तो भैया अगर जेंडर क्लियर हो गया तो खाली कजिन बोलो। शीतल, शीतल इज माई कजिन, ये दिखा रहे हो ये लड़की है, शी इज माई कजिन चल जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि भैया शी है, लड़की है, और शी मैं यूज भी कर रहा हूं, तो शी इज माई कजिन, सिस्टर बोलने का कोई सेंस नहीं बनता, शी इज माई कजिन। ठीक है, समझ आया। शी गेव मी एन एडवाइस, एडवाइस देखो अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे थोड़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का शायद कंसेप्ट आएगा। जिसको गिना जा सकता है अलग अलग वो काउंटेबल होता है, जिसको नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल होता है। एडवाइस दरअसल ना अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे आपको लगेगा शी गेव मी एन एडवाइस, तो आपको लगेगा सर एडवाइस ए वॉवेल वाला साउंड कर रहा है, एन लगा दूं गलत हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में ए एन नहीं लगाते। शी गेव मी एडवाइस। आई एम हैविंग अ कार, कल मैंने आपको स्टैटिक वर्ब बताया था, उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते। जैसे मैं प्यार कर रहा हूं आई लव यू ही बोलूंगा, मैं प्यार करता हूं आई लव यू, मैं प्यार कर रहा हूं आई लव यू। आई लविंग यू नहीं होता, आई एम लविंग यू ऐसा टाइप का नहीं, आई लव यू। ठीक है, आई सी, आई हियर, आई स्मेल, ये सब शब्द लगते हैं। मुझे लग रहा है कि तुम टॉप करोगे, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक, लगना मतलब थिंक, आई थिंक, सोचता हूं के लिए भी वही है, और लगने के लिए भी वही। आई थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक, मुझे लगता है कि, मुझे लग रहा है कि तुम कर सकते हो, आई थिंक यू कैन डू इट। समझ रही बात। वैसे ही मेरे पास कार है, होना, ये भी होना जो ऐसा है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही दिया जाता है, लेकिन आई एम हैविंग अ कार नहीं, आई हैव अ कार, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक, तो आई एम हैविंग अ कार नहीं होता, आई हैव अ कार। तो हैव भी दरअसल एक प्रकार का स्टैटिक वर्ब है, ये पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, बिल्कुल सही है, ही इज माई ओल्ड फ्रेंड। द सीनरी आर, सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके लिए इज लगता है, जितने भी अनकाउंटेबल है ना उसके लिए इज लगता है, सीनरी आर। जैसे मैं वाटर बोलूं, पानी, पानी को गिन सकते हो क्या? बोले सर नहीं समझ आ रहा, काउंटेबल अनकाउंटेबल, मैं बता रहा हूँ, पानी, पानी गिन सकते हो, पानी को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, तो पानी कैसा हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। चेयर, चेयर को गिन सकते हो? बोले सर हाँ, 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं ना, तो चेयर का चेयर्स हो सकता है, वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता। चेयर्स आर रेडी, वाटर आर रेडी नहीं, ठीक है, वो चेयर्स आर अवेलेबल, वाटर्स आर अवेलेबल नहीं होगा, वाटर इज अवेलेबल। इतनी सी बात समझ आई? ये हेयर, ये बाल गिन सकते हो क्या? बोले बताओ। बाल के लिए, हेयर के लिए उसको, उसको अपन क्या मानेंगे, इज और आर क्या लगा सकता हूं? ये बाल भी नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन 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 क्या होता है, मान के चलो आपके खाने में 2 3 बाल गिर गया, तो उसको आप गिन सकते हो। किसी के सर में 2 ही बाल है, वो गिन सकते हो। तो जहां गिनने वाली भाव आएगी तब वो हेयर्स हो सकता है, या उसके लिए प्लूरल उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये अनकाउंटेबल होता है। ही गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। शी बॉट 2 फर्नीचर्स, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है, फर्नीचर खाली होगा। शी बॉट 2 पीसेस, अगर उसको अपन को ज्यादा में दिखाना है, फर्नीचर, चेयर भले काउंटेबल अनकाउंटेबल है, फर्नीचर को अनकाउंटेबल मानते हैं। अगर उसको संख्या में ज्यादा में दिखाना है तो मैं 2 फर्नीचर्स ना बोल के 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर बोलूंगा। शी इज मोर एल्डर देन मी, एल्डर बोल दिए, इसका मतलब ये कि भैया कंपेयर कर रहे हैं, वो ज्यादा है। मोर एल्डर क्या होगा? मोर एल्डर नहीं, शी इज एल्डर देन मी भी नहीं होगा, शी इज एल्डर टू मी होगा, मोर हट जाएगा और देन की जगह टू लगेगा। जूनियर, सीनियर, टू, एल्डर टू, ऐसे, तो एल्डर के बाद हमेशा टू यूज करते हैं। ही इज माई कजिन ब्रदर, बताओ, ही इज माई कजिन, बस इतना ही। आई प्रिफर कॉफी देन टी, देन भी यूज नहीं करते, ओवर भी यूज नहीं करते, टू, प्रीफर के बाद क्या लगता है? टू, प्रीफर कॉफी टू टी, या प्रीफर टी टू कॉफी। मतलब मैं आई प्रीफर कॉफी देन टी, अगर मेरे पास भैया चाय और कॉफी दोनों अवेलेबल है तो मैं किसको प्राथमिकता दूंगा? कॉफी को, तो आई प्रीफर कॉफी टू टी।
ये हुआ क्या, इतना समझ आया? चलो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाता हूँ, इसको खत्म करते हैं। और तामे सर की क्लास नहीं आज। ही इज लिविंग हियर सिंस 5 years। पहली बात तो ये सिंस और फॉर जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा, ही इज लिविंग नहीं, ही हैज बीन लिविंग, शी हैज बीन लिविंग, आई हैव बीन टीचिंग, ये यूज करते हैं। अब सिंस लगाना है, फॉर लगाना है, उसका अंतर मैं आपको बताता हूँ। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैं बोलूँ 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह के 5 बजे से। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो वो भी सुबह भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ या मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 AM या 5 PM। लेकिन इस पीरियड ऑफ टाइम रहे, पीरियड टाइम मैं बोलूंगा 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो उसमें सीन्स नहीं लगता, फॉर लग जाता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 hours, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours। समझ बात? ठीक है। तो ही हैज बीन लिविंग कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये अवधि बता रहा है, पीरियड बता रहा है, तो पीरियड बताएगा तो फॉर लगेगा। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। शी नोज टू ड्राइव अ कार। कल ही मैं जैसे बोला था आई नो स्विमिंग, और आपने बोला कि आई नो हाउ टू स्विम, ये बोल सकते हैं। तो आई नो स्विमिंग या आई नो हाउ टू स्विम, तो जानने के लिए ऐसे होता है नो हाउ टू। तो आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, जैसे गाड़ी चलाने आता है तो यस आई नो ड्राइविंग या आई नो हाउ टू ड्राइव। ही इज इनफ रिच, इस टाइप के क्वेश्चन भी कल प्रैक्टिस किए थे। इनफ रिच नहीं, रिच इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं इतना मजबूत हूं कि 2 लोग को मार सकता हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल 2 person। मैं इतना कमाता हूं कि 2 लोग का पेट पाल सकता हूं, आई अर्न इनफ टू फीड 2 people। बोला ठीक है। ही इज रिच इनफ, इनफ रिच नहीं, ही इज रिच इनफ, ही इज रिच इनफ टू अफोर्ड BMW ऑडी मर्सिडीज। ही जूनियर देन भी नहीं, जूनियर सीनियर प्रायर जितने में भी आई आर लगते हैं ना, सब में टू लगता है, जूनियर टू मी होगा देन। अब इसके लिए क्या समझने की जरूरत है, हमको भी नहीं समझ आया है जूनियर के आगे टू का है लगा, बस पढ़ लिए रट लिए। आप ऐसी करो, नियम समझ आने लगा। शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, डॉक्टर के साथ शादी कर ली, ऐसा बोलते जरूर है के साथ, लेकिन दरअसल अंग्रेजी में वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू। तो शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, टू डॉक्टर। द टीम आर प्लेइंग वेल। देखो जितने भी कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन मतलब एक कलेक्शन दिखे, जैसे भैया इंडियन क्रिकेट टीम है, तो वो एक एक यूनिट है, एक टीम है, उसको कलेक्टिव यूनिट के रूप में गिना जाता है। मतलब 11 प्लेयर का एक टीम, एक समूह, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में देखा जाता है। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन के रूप में देखा जाता है, तो उसके लिए सिंगुलर टर्म यूज करते हैं। द टीम आर प्लेइंग वेल नहीं, द टीम इज प्लेइंग वेल, आर नहीं होगा इज। ही हैज बीन डाइड, ही हैज डाइड, ये सही है, पैसिव एक्टिव वॉइस का है। ही इज इनफ टॉल नहीं, टॉल इनफ। ही हैज कंप्लीटेड हर वर्क जस्ट नाउ, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, ये सही होगा। जस्ट मतलब अभी अभी, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क। ही इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम हर नहीं, कंपैरिजन करने के लिए देन लगाते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। ये आइडियम्स और यूसेज हो गया उसका। देखो ये डायरेक्ट डायरेक्ट याद करना होगा। जैसे मैं अभी मेरा मुंडा खराब है बोले, अभी समझते ना, मूड खराब है, तो खराब मूड है तो ऑफ मूड नहीं, ही इज इन अ बैड मूड। ठीक है, तो ऑफ मूड गलत है, मूड ऑफ हो गया ये सही है, मूड ऑफ हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया वो बोल, लेकिन मेरा अभी मूड खराब है बोल रहा हूँ, तो आई एम इन आई एम इन अ बैड मूड, तो बैड मूड सही फ्रेज है। इज अ ब्लैक शिप इन द फैमिली है। बोले सर ये ब्लैक शिप मतलब काला भेड़िया, सर आपको कुछ बोलना चाह रहा है कि काला भेड़ नहीं, ब्लैक शिप मतलब होता है अच्छे लोगों के बीच एक बुरा होना। जैसे एक बोलते नहीं, एक गंदी मछली पूरे अच्छे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा कुछ है, बस वैसे ही टाइप का। तो बैड मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जैसे 7 8 10 लोग रहेंगे, सब अच्छे हैं, एक बदमाश टाइप का है, एक क्रिमिनल टाइप का है, तो क्या है, बैड शिप, ब्लैक शिप हो गया। तो इज अ ब्लैक शिप इन द फैमिली। ही किक्ड द बकेट, ही किक्ड द बकेट, ये मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। किक द बकेट मतलब मरना, ठीक है, इडियम मींस होता है मर जाए। वंस इन अ ब्लू, ईद का चांद बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद। अरे तुम ईद का चांद हो गए, ईद का चांद हो गया मतलब क्या चांद बन गया कि नहीं, उसका कहने का तात्पर्य तुम बहुत कम दिखते हो, बहुत कम आते हो। अरे आप तो ईद का चांद हो गया, तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब मैं बोलूंगा शी अटेंड्स क्लास वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत कम क्लास अटेंड करती है, ईद का चांद हो गई है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत कम। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो ज्यादा बोलता है कम नुकसान। जो गरजता है वो बरसता नहीं, करके हिंदी में पढ़े नहीं, जो गरजता है वो बरसता नहीं, मतलब जो ज्यादा भौंकते हैं वो काटते नहीं है। ठीक है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो ज्यादा बोलते हैं वो कम नुकसान करते हैं।
अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मुसीबत में छिपा लाभ, मीनिंग मुसीबत में छिपा लाभ, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिसगाइज मतलब थोड़ा मुसीबत हो गया, बुरा सिचुएशन हो गया, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम, रोम मतलब एक शहर हो गया भाई, इटली रोम इस समय। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब रोम एक दिन में नहीं बन गया। इसका क्या मतलब है, कुछ अच्छी चीजें, रोम भाई अच्छा चीज हो गया, अच्छा देखने वाला जगह हो गया, तो कुछ अच्छी चीजें समय लेती है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट स्प्लिट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, गिरा हुआ दूध है भैया, गिरा हुआ दूध है या खराब हो गया दूध, दूध खराब हो गया, तो उस पर क्या रोना, अब जो हो गया तो हो गया, वापस भैया ठीक तो नहीं होगा, उस पर रोने का कोई मतलब नहीं है। तो वही है, पास्ट मिस्टेक्स पर रिग्रेट ना करना, जो हो गया सो हो गया। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका मतलब होता है कि बार बार करने से सफलता मिलती है। ये 51 से लेकर 100 तक का भी हम नियम पढ़ लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ करना फिलहाल।